तीन नए कृषि कानूनों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर झूठ को एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी के किसानों के सम्मेलन में नए कानूनों को लेकर की जा रही भ्रम और अफवाह वाली व्याख्या पर सॉलिड जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने एमएसपी की भी पूरी एबीसीडी समझाई और मंडियां खत्म करने वाली सुनी सुनाई बातों का भी दूध का दूध पानी का पानी कर डाला। आज आंदोलनकारी किसान प्रधानमंत्री मोदी की बात जरूर सुने। हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्ज माफी करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। 10 साल में एक बार 50,000 करोड़। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कट कल्चर का नामो निशान नहीं। देश के अन्नदाता के लिए मोदी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, नीयत बिल्कुल साफ और निष्ठा 100%। नए कृषि कानूनों पर फैलाए गए भ्रम, झूठ, फरेब और हर साजिश का जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट सुनिए। किसान भाइयों को पीएम मोदी का ये 1 घंटे का संबोधन आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एमएसपी पर नो कंफ्यूजन, मंडी पर क्लियर विजन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों का फंडा क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा झूठ नंबर 1, एमएसपी बंद हो जाएगी। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। तो हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी।
प्रधानमंत्री मोदी की बातों में भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि आंकड़े देश के सामने हैं। पिछली सरकार और मोदी सरकार का एमएसपी पर सच सुनिए। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए, कहां 3.25 लाख और कहां 56 लाख। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में देश के किसानों के लिए क्या किया, इसका पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद दिया। किसानों के बीच एक और झूठ फैलाया जा रहा कि नए कानून से देश की मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच ठीक इसके उल्टा है। ये झूठ भी किसानों के कंधे पर बंदूक रख सियासत करने वाली जमातों ने फैलाई है। सबसे बड़ा झूठ नंबर 2, मंडी खत्म हो जाएगी। सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है, एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। अगर देश में किसी को साबुन बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो। अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो। लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो।
मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है, जो पहले था वो भी कर सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों को बरगलाना, मंडी खत्म होने की उनके जहन में डर भरना और सरकार के मंशा पर सवाल खड़े करने वालों का सच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाया। नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है, फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? जी नहीं। हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। एक दो नहीं बल्कि अनेक राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रीमेंट होते रहे हैं। अभी किसी ने मुझे एक अखबार की रिपोर्ट भेजी 8 मार्च 2019 की। उसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है, इसका स्वागत कर रही है। पंजाब के मेरे किसान भाई बहनों की खेती में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। साथियों, देश में फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिस्क था। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। जो किसान को उसने वादा किया होगा वो स्पॉन्सर करने वाले को, वो भागीदार को उसे पूरा करना ही होगा। अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में एसडीएम से शिकायत की और शिकायत के कुछ ही दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया। साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। नए कानूनों के अनुसार अगर अचानक, यानी जो एग्रीमेंट तय हुआ है लेकिन जो स्पॉन्सरर है, जो भागीदार है, जो पूंजी लगा रहा है और अचानक मुनाफा बढ़ गया, और किसान के कॉन्ट्रैक्ट में तो कम पैसा है लेकिन मुनाफा बढ़ गया, तो इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो बढ़ा हुआ मुनाफा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। साथियों, एग्रीमेंट करना है या नहीं करना है ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये किसान की मर्जी पर है। भाई किसान चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन
कोई किसान के साथ बेईमानी न कर दे, किसान के भोलेपन का फायदा उठा न ले, इसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। नए कानून में जो सख्ती दिखाई गई है वो स्पॉन्सर करने वाले के लिए है, किसान के लिए नहीं है। स्पॉन्सर करने वाले को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है। अगर वो एग्रीमेंट खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा। लेकिन अब वही एग्रीमेंट किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधे देश के किसानों के साथ संवाद किया और नए कृषि कानूनों के एक एक पहलू पर बारीकी से उनके दिमाग में अगर कोई भी शंका, संशय, कोई भी कंफ्यूजन थी तो उसको दूर करने की कोशिश की और साथ साथ ये भी कहा कि आगे भी अगर किसानों के मन में कोई सवाल बाकी रहेगा तो उनकी सरकार खुले दिल से, पूरी विनम्रता के साथ किसानों के साथ बात करने के लिए, उनके एक एक समाधान को ढूंढने के लिए तैयार है। आज वो मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज जी खुद सीधे किसानों के साथ लगातार किसान सम्मेलनों में संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इन कानूनों से कैसे केंद्र सरकार ने केवल उनके हितों की रक्षा करने का काम किया है, किसान की आमदनी बढ़े, उपज बढ़े, उसकी जेब में पैसा बढ़े, उसके घर में समृद्धि आए, इसको सुनिश्चित करने वाले कानून केंद्र सरकार लगातार और बीजेपी इसको बता रही है। लेकिन आप देख रहे हैं इसका विरोध भी हो रहा है और राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद सौरभ जी। अब सर, सवाल अब सबसे बड़ा तो यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट जो बातें किसानों के नेता जो आंदोलन कर रहे हैं उठाया करते थे इन कानूनों के खिलाफ, उनका स्पष्टीकरण दे दिया। अब इससे ऊपर कुछ है नहीं, इससे बड़े स्तर पर तो अब और कोई आप स्पष्टीकरण दे नहीं सकते। आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की बात मानकर सारे आंदोलनकारी किसान, सारे विरोध करने वाले संगठन अब पीछे हटेंगे? देखिए, मेरा विश्वास ये है कि देश के किसान प्रधानमंत्री जी से सहमत है, उनके पीछे खड़े हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। मैन ऑफ आइडियाज है, विजनरी है और केवल विजनरी से काम नहीं चलता, विजन को जमीन पर उतारना जानते हैं। उसका रोड मैप भी उनके पास होता है और रोड मैप पर चलने का साहस और संकल्प वो भी उनके पास होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं वो। और ये तीनों किसान कानून किसानों के पूरे हित में है। एक एक चीज को आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के माध्यम से देश के किसानों के साथ ही स्पष्ट किया है। मध्य प्रदेश में तो लाखों लाख किसान उनसे जुड़े हुए थे हर ग्राम पंचायत में। और मैं मानता हूं कि जो आंदोलनकारी मित्र भी है, अब उनमें जो किसान है, किसान के नाम पे कोई दूसरे घुस गए इधर उधर के तत्व जिनको किसान से कोई लेना देना नहीं है, वो किसान के नाम पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता जो केवल मोदी विरोध में अंधे होके और कानूनों की गलत व्याख्या करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आम किसान के सामने पूरी स्थिति साफ है। तीनों किसान कानून किसानों के व्यापक हित में है। ये किसानों की आय दुगना करने में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी ने दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ कर दिया है। शिवराज जी, देखिए, कानून बनता कागज पर है लेकिन इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। अब ये कानून लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ज्यादा समझ लोगों को तब आएगी जैसे आपके राज्य में कानून लागू हैं। अगर आप ये बता पाएं कि पिछले 6 महीनों के अंदर इन नए कानूनों के लागू होने के बाद किसान की जिंदगी में क्या सकारात्मक परिवर्तन आया है, आपने क्या देखा है? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा, मध्य प्रदेश के ही पिपरिया में किसानों ने एक राइस कंपनी, शायद फॉर्चून राइस कंपनी थी, उससे तय हुआ कि 3,000 रुपया कुंटल बोते समय यह तय किया, एग्रीमेंट किया कि वो धान खरीदेंगे किसान की। जब फसल आई तो कंपनी बदल गई। इस कानून के होने के कारण एसडीएम पिपरिया ने कंपनी को समन किया और मजबूर होकर कंपनी को 3,000 रुपया कुंटल धान खरीदना पड़ा, पैसे किसान के खाते में डालना पड़े।
एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। दूसरी बात, आज किसान को आजादी है। किसान तो जकड़ा हुआ था कि केवल मंडी में अपना उत्पाद बेचेगा, उपज बेचेगा। प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वतंत्र किया है कि वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो घर पे बेचे, वो खेत में बेचे, वो फूड प्रोसेसर को बेचे, वो एक्सपोर्टर को बेचे, जहां अच्छा दाम मिले वहां बेचे। और इसलिए आज एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में किसान मंडी में भी अपना उत्पादन बेच रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब उसको ये पता चलता है कि मंडी के बाहर ही उसे ठीक दाम मिल सकते हैं, तो वो घर से मंडी जाए क्यों? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लाइन में लगना और दूसरी दिक्कत इससे बचे, और वो घर पे भी अनाज बेच रहा है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां मंडी के अंदर भी खरीदी हो रही है, मंडी के बाहर भी खरीदी हो रही है, और दाम उसको ठीक मिल रहा है। स्टॉक लिमिट समाप्त हुई, तो स्टॉक लिमिट समाप्त, अब बताइए केवल कृषि उत्पाद पर लिमिट क्यों होगी? प्याज 50 कुंटल से ज़्यादा नहीं रख सकता खरीदार व्यापारी, सोयाबीन इतने कुंटल से ज़्यादा नहीं रख सकता, चने के लिए स्टॉक लिमिट क्यों होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र कर दिया कि कोई कंपनी या व्यापारी चाहे जितना खरीदे वो खरीद सकता है। अब जितना चाहे खरीद सके, जब ये आज़ादी मिलती है तो खरीदी ज़्यादा होती है, और खरीदी ज़्यादा होती है तो उपज के दाम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने ये अपनी आंखों से देखा है। प्रतिस्पर्धा जब मंडी में और मंडी के बाहर होती है तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। मंडी अपनी व्यवस्था ठीक करे, मंडी समाप्त नहीं हो रही, मंडी के इंफ्रा को ठीक किया जा रहा है, मंडियों को डिजिटल किया जा रहा है। अब चाहे तो किसान ई मंडी के माध्यम से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपने उत्पाद को बेच सकता है। तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है तो किसान के दाम बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में जहाँ समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी व्यापक पैमाने पर हो रही है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो धान का जो समर्थन मूल्य है उससे ज़्यादा में भी धान बिक रहा है। 3000 रुपये कुंटल भी बिक रहा है, 2900 रुपये कुंटल भी बिक रहा है, 2800 रुपये कुंटल भी बिक रहा है, मंडी के बाहर बिक रहा है। यहाँ कई कंपनियाँ दावत जैसी खरीद रही है मंडी के बाहर और ठीक रेट दे रही है, कोई 2200 दे रही है, कोई 2400 दे रही है। तो प्रतिस्पर्धा में किसान को मूल्य ठीक मिल रहा है, और इसलिए ये कानून ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शिवराज जी जो आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कानून लागू होने के बाद आपके राज्य में किसानों को मंडी के बाहर एमएसपी के बराबर या एमएसपी से ज्यादा भी रेट मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं एमएसपी से ज्यादा रेट भी मिल रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा डर दिखाया जा रहा है किसानों को कि एमएसपी छिन जाएगी और एमएसपी से ज्यादा तो मिल नहीं सकता, फिर औने पौने दाम में किसान की फसल बिकेगी। आप तो उसके बिल्कुल विपरीत जो आप देख रहे हैं बता रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री जी ने कहा है, और इस कानून में कहिए नहीं कि एमएसपी बंद होगी, एमएसपी चालू रहेगी रहेगी रहेगी। लेकिन एमएसपी चालू रखते हुए अगर एमएसपी के ऊपर किसान को मिलता है तो किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? इससे तो आनंद और प्रसन्नता होना चाहिए। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और किसान को कहीं भी बेचने का विकल्प मिलता है तो जहां अच्छे रेट मिलते हैं वहां किसान बेचता है। आज मैं आपको कह रहा हूं मध्य प्रदेश में धान का एक हिस्सा एमएसपी के ऊपर मिल रहा है। आप सीहोर जिले में देख लीजिए, रायसेन जिले में देख लीजिए, विदिशा जिले में देख लीजिए, एमएसपी 1800 रुपया कुंटल, 1850 रुपया कुंटल है। लेकिन उसके ऊपर 2200, 2300, 2400, यहाँ तक के पिपरिया में 3000 रुपया कुंटल धान बिका। ये प्रतिस्पर्धा होती है तो हमेशा रेट बढ़ते हैं और उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई और मुझे लगता है कि ये मैसेज जब जाएगा आंदोलन करने वाले किसानों के बीच में तो एक बहुत बड़ी शंका उनकी दूर होगी। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा था कि जब आप मंडी के बाहर बेचेंगे, मैं फिर आपके अनुभव से जानना चाह रहा हूं, तो वो कौन आदमी है जो खरीदार होगा, कौन सा व्यापारी होगा, उसका कोई पंजीकरण तो होता नहीं। मंडी के अंदर तो बड़े सारे नियम बने होते हैं, वो सौदा करेगा, पैसा देगा, नहीं देगा भाग जाएगा। क्या ऐसे धोखाधड़ी का कोई केस आया आपके सामने? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पाटन तहसील में ये आया कि बिना लिखा पढ़ी के किसी व्यापारी ने अनाज खरीद लिया। जब पता किसान ने शिकायत की तो बुलाया गया व्यापारी को
व्यापारी पर 25,000 रुपया जुर्माना लगा और जुर्माने के साथ पूरा का पूरा पेमेंट किसानों का करना पड़ा। ये मध्य प्रदेश के पाटन का उदाहरण है, जबलपुर जिले के, जो काफ़ी चर्चा में है। ऐसे मध्य प्रदेश में अनेकों जगह उदाहरण है कि अगर किसी ने, एक तो मैं ये बताऊं कि इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन एक लाइसेंस अभी मंडी के अंदर ही, जिसके पास लाइसेंस होता था मंडी के अंदर ही खरीदता था, अब एक लाइसेंस वो कहीं भी खरीद सकता है। वो मंडी के बाहर भी खरीद सकता है लाइसेंस लेके, घर खरीद सकता है, खेत में खरीद सकता है। और अगर उसमें वो जरा भी बेईमानी करेगा तो इस कानून में इस बात का प्रावधान है कि वो पकड़ लिया जाए, उस पर दंड लगे, जुर्माना लगे और उसको पूरा पैसा किसान को देना पड़े। इसका प्रावधान है और इसलिए चिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऐसा नहीं है आसानी से कि कोई व्यापारी खरीद ले और भग जाए। इस कानून के कारण अगर वो गड़बड़ करेगा तो सजा पाएगा, दंड भुगतेगा और पैसा तो किसान के खाते में उसको देना ही पड़ेगा। क्योंकि खरीद भी जो होती है, एक दिन में वो जितनी खरीदेगा उतनी सिक्योरिटी मनी, उसका उतना पैसा डिपॉजिट उसको पहले करना पड़ेगा। और इसलिए कानून को व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श करके किसान को पूरी सुरक्षा दी गई है। कोई किसान का अनाज खरीद के भाग नहीं सकता। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा और अच्छा हुआ आपने इसका जवाब दिया कि आज अखबार में यूपीए सरकार के दौरान चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने एक आर्टिकल में ये बात कही कि ये कानून मोटे तौर पर आप ये मान भी लें कि एक सही दिशा में, रिफॉर्म की दिशा में, लेकिन इसमें सेफ गार्ड नहीं है, छोटे किसान को धोखाधड़ी से बचाने के प्रावधान इसमें नहीं है, ये उन्होंने कहा। कुछ लोग विद्वान जरूर होते हैं लेकिन व्यवहारिक अनुभव उनको नहीं होता। अब मैं तो खेती किसानी भी करता हूँ, किसानों के बीच ही रहता हूँ। अब हमें जो किसानों के बीच जाके ये बात कह रहे हैं, और इसलिए केवल बौद्धिक ज्ञान से कुछ नहीं होता, व्यवहारिक अनुभव भी ज़रूरी है। और मैं वो जो बात कह रहा हूँ व्यवहारिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि इसमें सेफगार्ड है और गड़बड़ करने वाले को पकड़ा गया है। शिवराज जी, अब एक सवाल ये भी है कि कानून तो पूरे देश के किसान के लिए है, फिर चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो केरल में हो, या आपका राज्य हो या पंजाब हो, जहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं उनको लगता है कि ये उनका नुकसान करेगा और मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं बड़े खुश हैं, उनको बेहतर दाम भी मिल रहा है। नहीं, मैं कह नहीं रहा, आप तो अनुभव कीजिए। आज ही प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में लाखों लोगों ने भाग लिया। हर पंचायत में 1 लाख फोटो तो अपलोड होके आ गए। 22,810 पंचायतों में, 52 जिला मुख्यालयों पर, 313 ब्लॉक मुख्यालयों पर, 237 मंडी में कार्यक्रम हुआ है। 50 लाख से ज्यादा किसानों ने सीधे सुना है प्रधानमंत्री जी को सामने बैठ के। और जो प्री रजिस्ट्रेशन हुए वो तो 1,91,00,000 के आसपास हुए थे। मध्य प्रदेश के बाहर भी किसानों ने किया होगा। तो घर पे बैठ के सुनने वालों की संख्या अलग है और इसलिए व्यापक पैमाने पर किसान जुड़े हैं। केवल भ्रम फैलाने की जहां कोशिश की गई है, वो किसान भी अगर ढंग से इस कानून को समझेंगे, आज काफी समझा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है कि आंदोलन किया जाए। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि कोई संख्या इसके बाद भी है, तो कृषि मंत्री जी, सरकार सारी बात स्पष्ट करने को तैयार है। शिवराज जी, मैं बस 2 मिनट आपके और लूंगा, मुझे पता है आपको जाना है कहीं। आपने किसानों को तो संदेश दे दिया, लेकिन अब आप उन नेताओं को क्या कहेंगे जो इस आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ट्वीट किया कि आदत अनुसार प्रधानमंत्री ने आज असत्याग्रह किया है, कानून वापस लें। ये राहुल गांधी जी की मानसिक आयु बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता है। उनको समझ आती नहीं है। पहले कहते थे चौकीदार चोर है, तो जनता ने ऐसा उनको पछाड़ा कि आज तक ढंग से उठ नहीं पा रहे। फिर कहते हैं ये चोरी कर ली, कानून लागू करके चोरी कर ली। अब ये बचकाने बयान देके, बचकाने ट्वीट करके तथ्यों और तर्कों को वो नकार नहीं सकते। वो कब समझेंगे मुझे समझ में नहीं आता। खेती को, किसानी को मन में आया और कोई भी ट्वीट कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, सप्रमाण सारी बातें कही है।
अब राहुल जी को कैसे समझ में आएगी? उनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, पगडंडियां नहीं देखी। उनको तो ये भी पता नहीं है कि आलू जमीन के अंदर पैदा होता है कि जमीन के ऊपर पैदा होता है, गुड़ गन्ने से बनता है या मशीन में से निकलता है। अब उनको मैं कैसे समझाऊं? ये नेता केवल किसान के कंधे पर बंदूक रख के मोदी विरोध के कारण, मोदी जी से मैदान में मुकाबला नहीं होता तो अंध विरोध करो, मोदी जी को गाली दो और इसलिए किसानों के नाम पे कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे मोदी जी को नुकसान पहुंचा सके। ये अंधा विरोध उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी केवल एक बात का जवाब दे दें, जब आपकी सरकार थी, श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी और शरद पवार आपके कृषि मंत्री थे, तब आपने क्यों मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखवाई थी कि एपीएमसी एक्ट मॉडल बनना चाहिए, सुधार बहुत जरूरी है? क्यों शरद पवार जी और मनमोहन सिंह जी वकालत करते थे कि मॉडल मंडी एक्ट बनना चाहिए? क्यों अपने घोषणा पत्र में तुमने लिखा था 2019 में भी कि ये कृषि सुधार जरूरी है? उनका घोषणा पत्र वेबसाइट पे अभी भी पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। पहले कहते थे सुधार जरूरी है और जब सुधार हो गए तो एकदम यू टर्न ले लिया। ये बिन पैंदी के लोटे हैं, राजनीतिक स्वार्थ में अंधे हो गए हैं, इसलिए ना तो किसानों का हित दिखता और ना तथ्य और तर्क दिखते, इसलिए ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। शिवराज जी, आखिरी सवाल है मेरा। बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि ये कानून अच्छी दिशा में है, अच्छा कदम है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर एक छोटा धड़ा भी सही देश के किसानों का इससे आहत है या वो इसको खराब मानता है तो फिलहाल इसको रोक दिया जाए और उनको समझा करके उनकी राय से दोबारा कानून ड्राफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालत ये कहा कि पूछा केंद्र सरकार से कि क्या आप विवाद हल होने तक इस कानून के इंप्लीमेंटेशन को रोक नहीं सकते? तो क्या ऐसा करना चाहिए आपकी राय में? पहली चीज तो है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है, बातचीत कर रही है। बातचीत में तथ्य रखिए, बातचीत में तर्क रखिए, बताइए कौन से कानून के किस क्लॉज में ऐसी बात है जिससे किसान को नुकसान होगा। सरकार उसको सुनने को तैयार है। लेकिन आप दूसरा पक्ष भी देखिए, करोड़ों करोड़ किसान चाहते हैं कानून लागू रहे। हम मध्य प्रदेश में चाहते हैं लागू रहे, मध्य प्रदेश के किसान चाहते हैं लागू रहे, कई प्रदेशों के किसान चाहते हैं लागू रहे। तो फिर ऐसे एक तरफा स्थगित करने का अर्थ क्या है? आप बताइए ना, किस क्लॉज में कौन सी चीज ऐसी है जो किसान के अहित में, और आप उसको बताएंगे अगर और वो सही होगी तो सरकार सुनने को तैयार है। लेकिन बिना किसी तर्क के आप पहले इसको स्थगित कर दो। क्यों स्थगित कर दो जब करोड़ों करोड़ किसान इसके पक्ष में खड़े हैं और उनके हित में हैं? तो आप तो आपत्ति बता दो कि कानून की इस धारा में, इस क्लॉज में ये कमी है। सरकार सुनेगी, बातचीत करेगी, चर्चा करेगी, शंका है तो समाधान करेगी। संवाद और संवाद यही हल है। सरकार संवाद को तैयार है। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया और आपने उदाहरणों के साथ इस कानून से होने वाले अच्छे लाभ जो हैं वो भी आपने समझाए और प्रधानमंत्री ने आज बात की। उम्मीद करते हैं समाधान जल्द निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खास रिपोर्ट की अब हम शुरुआत कर रहे हैं। साल 2020 खत्म होने को है और ऐसे में श्री राम के लाखों करोड़ों भक्तों के जहन में एक बात जरूर उठ रही होगी, वो ये कि अयोध्या में मंदिर निर्माण कहां तक पहुंचा है। इन सभी लोगों के सवालों का जवाब तैयार है। अब अयोध्या में पहले से बड़ा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अब मंदिर की ऊंचाई 2 मंजिल से बढ़ाकर 3 मंजिल होगी। मंदिर की नींव से लेकर आसमान छूते शिखर तक एक्सपर्ट्स की टीम काम में जुटी है। कुछ और भी बातें हैं जो इस रिपोर्ट में आपको पता चलेंगी। दिव्य बनेंगे वो रास्ते जहां विराजमान होंगे जग के पालन। भव्य होने के साथ साथ विशाल भी होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के 70 एकड़ जमीन सौंपने के फैसले की वजह से राम मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब भगवान राम का मंदिर और अधिक ऊंचा और भव्य होगा। नए डिजाइन के मुताबिक राम मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई व लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई हैं।
साथ ही राम मंदिर अब 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल का होगा। पुराने मॉडल के हिसाब से मंदिर की लंबाई 310 फीट थी, जो अब 360 फीट होगी। वहीं नए मॉडल में मंदिर की चौड़ाई बढ़कर 235 फीट होगी, जो पहले लगभग 160 फीट थी। इसके अलावा मंदिर की ऊंचाई 141 फीट से बढ़कर 161 फीट होगी। ऊंचाई में लगभग 20 फीट की बढ़ोतरी होने से एक और मंजिल बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा 3 गुंबद की जगह नए नक्शे में 5 गुंबद रखे गए हैं। 2 मंजिल की जगह अब राम मंदिर 3 मंजिला होगा। पूरे मंदिर में 318 स्तंभ होंगे और हर मंजिल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। पहले ये मंदिर हमने बहुत छोटा सा ही सोचा था। अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 70 एकड़ जमीन भगवान के नाम ट्रस्ट को कर दी, तो मंदिर का भी कुछ आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ाई गई। अब मंदिर की लंबाई लगभग 360 फीट रहेगी। या कैमरा नीचे कर लो थोड़ा। चौड़ाई 235 फीट रहेगी और ये मंदिर 3 मंजिला होगा। हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। ग्राउंड लेवल से, भूतल से फर्श प्लिंथ लगभग 16.5 फीट ऊंचा होगा और इस भूतल से शिखर की ऊंचाई 161 फीट हो जाएगी। अर्थात ये 3 मंजिला हो गया। चारों ओर का इसका जो प्राकार, दक्षिण भारत में प्राकार कहते हैं, उत्तर में उसके लिए शब्द है परकोटा। आप उसकी सुरक्षा दीवार कह सकते हैं उसे। ये भी लगभग 5 एकड़ में बनेगी। अब तक के डिजाइन के मुताबिक मंदिर का बुनियादी स्वरूप वही रखा गया है जैसा प्रस्तावित मॉडल में था। इसके अलावा गर्भगृह और सिंहद्वार के नक्शे में भी कोई बदलाव नहीं होगा। राम मंदिर का अग्रभाग, सिंहद्वार, नृत्य मंडप और रंग मंडप को छोड़कर बाकी सभी हिस्से का नक्शा बदला जाएगा। अयोध्या में मंदिर की जो तैयारियां 1990 से चली, तो लगभग हमने 70 से 75 हजार क्यूबिक फुट पत्थर की कार्विंग करके रखा है और वो लगभग 1990 से कार्विंग कर रहे हैं। 2006 के बाद वो पत्थर वैसे ही रखा है, तो फिर से उसकी नाप, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्यूबिक फीट नाप रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। ये कार्य चल रहा है। पत्थरों का क्लीनिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। मंदिर के निर्माण का दायित्व तो हमने भारतवर्ष की एक प्रतिष्ठित कंपनी लार्सन टुब्रो को सौंपा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए 2 तरह की अनुभवी टीम तैयार की गई है। इनमें देश के बेहतरीन आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को भी शामिल किया गया है। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी L&T यानी लार्सन एंड टर्बो कंपनी को दी गई है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट यानी निर्माण सलाहकार के रूप में टाटा इंजीनियर्स कंसल्टेंट साथ में काम करेगी। भव्य होने के साथ साथ सदियों तक मंदिर निर्माण में मजबूती को ध्यान में रखते हुए एक निर्माण समिति भी बनाई गई है, जो मंदिर की नींव से लेकर आसमान छूते ऊंचे शिखर से जुड़ी हर निर्माण तकनीक का ध्यान रखेगी। इस कमेटी में देश के अनुभवी और बेहतरीन इंजीनियर्स को रखा गया है। इनमें IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और NIT सूरत से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है।
देश की नामी गिरामी संस्थाओं के एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाए जाने से एक बात साफ है कि अयोध्या में राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था के साथ साथ आर्किटेक्चर और निर्माण का भव्य उदाहरण साबित होगा। हालांकि मंदिर के शुरुआती निर्माण में नींव अब तक की एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए इसके तकनीकी पहलुओं को समझना भी जरूरी है। इसरो से मिली तस्वीरों के मुताबिक किसी जमाने में राम मंदिर के नजदीक से सरयू नदी बहा करती थी। इन सैकड़ों वर्षों के दौरान सरयू नदी ने अपनी धारा लगभग 4 बार बदली है। इसी वजह से मंदिर के आसपास की जमीन में रेत की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसलिए मंदिर की नींव की खुदाई के लिए काफी गहराई तक पक्की जमीन की तलाश करनी होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान उस समय थोड़ी अड़चन सामने आई जब इंजीनियर्स ने मौके पर खुदाई की और उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा बालू और रेत का भंडार मिला, जबकि किसी भी नींव की निर्माण के लिए पक्की सतह का होना बेहद जरूरी है। इस समय मौके पर लगभग 200 फीट से ज़्यादा की खुदाई हो चुकी है और जिस किस्म की बालू वहाँ पे मिली है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बड़े और मजबूत पत्थरों का वजन ये मिट्टी नहीं सह पाएगी, जिसके बाद देश के नामी गिरामी विशेषज्ञों की एक टीम को बाकायदा इस पूरे मामले में लगाया गया है, जो मौके पर रिसर्च कर रहे हैं और वो जल्द ही इस पूरे मामले की रिपोर्ट मंदिर निर्माण समिति को सौंपेंगे और उसके बाद इस नींव निर्माण का कार्य शुरू किया जा सकता है। मंदिर निर्माण में आई नींव वाली रुकावट के लिए नए सिरे से मिट्टी की जांच की जा रही है, जिसके हिसाब से मंदिरों के खंभों की संख्या तय की जाएगी। अब तक के नक्शे के मुताबिक मंदिर का निर्माण 1200 खंभों पर किया जाएगा, जिसके निर्माण के लिए अगले 40 महीने में काम पूरा होने का टारगेट रखा गया है और उसकी मजबूती ऐसी होगी कि सदियों तक बाल भी बांका नहीं होगा। इसीलिए मंदिर की बुनियाद का सबसे ज्यादा मजबूत होना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच की गई है तो पता लगा कि काफी नीचे तक 60 मीटर तक लूज सैंड है, पक्की मिट्टी नहीं है। तो पत्थर की चट्टान होने तक पता ही नहीं लगता कहां होगी, और लूज सैंड में कोई भी नींव पकड़ नहीं पाती। इसलिए लूज सैंड, सरयू नदी का किनारा, भविष्य में आ सकने वाले भूकंप, अचानक अभी दिल्ली में आ गया रात, तो इन सब बातों का विचार करके ऐसी नींव जिसकी आयु को शताब्दियों से आगे कहा जा सके, पत्थरों की आयु के समकक्ष, पत्थर की आयु 1000 साल, तो उतनी ही मजबूत आयु वाली नींव और पत्थर का जो लोड होगा गर्भगृह पर, ऐसा लगता है कि लगभग 35 से 40 टन पर स्क्वायर मीटर का लोड आएगा। तो 35 से 40 टन पर स्क्वायर मीटर का लोड बियर करने वाली नींव, इस पर लगभग अध्ययन हो गया है। राम जन्मभूमि पर पिछले 1 महीने से ज्यादा से पाइलिंग की खुदाई कर मिट्टी की जांच का काम चल रहा है, लेकिन जब मंदिर निर्माण में लगी कंपनी लार्सन एंड टर्बो को मनमाफिक मिट्टी की परत नहीं मिली, तो मंदिर की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की देखरेख में नींव फाउंडेशन के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट मंदिर निर्माण समिति को सौंपेगी। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद तकनीकी पहलुओं को समझकर मंदिर निर्माण का काम और तेजी से पूरा किया जा सकेगा। हालांकि इंजीनियर्स इस रुकावट को निर्माण काम में आने वाली सामान्य चुनौती समझ रहे हैं। ये अजीब इत्तेफाक है कि त्रेता में जब भगवान श्री राम को लंका युद्ध पे जाने से पहले पुल निर्माण के लिए समुद्र के सामने भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, कुछ ऐसी ही दिक्कत इस बार भी राम मंदिर निर्माण के दौरान सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले का एक पहलू ये भी है कि उस दौरान भी प्रभु श्री राम की कृपा से समुद्र पर पुल का निर्माण किया गया था और इस बार भी इस टीम को भरोसा है कि जिस टीम का गठन इस निर्माण के लिए किया गया है वो इस चुनौती को भी बेहद आसानी से पार कर लेगी। जिस जगह पर मंदिर बनना है वहां 60 मीटर नीचे तक की मिट्टी का टेस्ट किया गया।
जिससे नींव के फाउंडेशन के अलावा मिट्टी के टेस्ट के जरिए ये तय किया जाएगा कि भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर को सुरक्षित कैसे रखा जाए। लेकिन निर्माण को लेकर कोई कमी न रहे, इसलिए हर लेवल पर टेक्निकल टीम बारीकी से एक एक पहलू की जांच कर रही है, क्योंकि आस्था और संस्कृति के साथ मंदिर का यह निर्माण सदियों तक भगवान राम की गौरव गाथा का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इसीलिए किसी भी पहलू से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कल बंगाल में सियासत जबरदस्त होगी और इसकी शुरुआत सुबह से हो जाएगी। अगले 2 दिन तक बंगाल में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि कल अमित शाह मिदनापुर पहुंचने वाले हैं और मिदनापुर के बाद वो बीरभूम के बोलपुर भी जाएंगे। अमित शाह के पहुंचने से पहले ही इंडिया टीवी के 2 रिपोर्टर मिदनापुर पहुंच चुके हैं। हमने ये जानने की कोशिश की है कि बंगाल के मिदनापुर में किसकी हवा चल रही है, अधिकारी के गढ़ में किसका जलवा कायम है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मिदनापुर के मानुष के दिमाग में क्या चल रहा है? मिदनापुर की माटी पर किसकी हवा बह रही है? मां माटी मानुष का नारा हिट होगा या कमल कोई कमाल करेगा? कोई नाम नहीं रहेगा इधर। दीदी बंगाल छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा ही होगा। इस बार तो भाजपा ही आएगा। जो मनभावना है, इस बार 2021 में तृणमूल फिनिश होगा। बहुत पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आदमी थे जो समस्त तृणमूल जो सरकार है, तृणमूल छोड़ के सब भाग चला आया। भारतीय जनता पार्टी बहुल जनसंख्या में संख्या गरिष्ठ सरकार बनाएगी। मिदनापुर यानी बीजेपी के मिशन बंगाल का एक अहम पड़ाव। अमित शाह कल मिदनापुर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले कितनी हलचल बढ़ गई है खुद देखिए। गांव-गांव, गली-गली, चौक-चौराहे बीजेपी के बैनर, पोस्टर और झंडे नजर आ रहे हैं। अगर हम आपको पूरे सड़क दिखाएं, रास्ते दिखाएं, तो आप जगह जगह भाजपा के झंडे देखेंगे जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिलते थे। एक तरह से जिस तरीके से पिछले कई दिनों में लोग भाजपा में आ रहे हैं तृणमूल छोड़कर, उसके बाद से अब जहां जहां बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, अमित शाह यहां आ रहे हैं, तो हर जगह पूरे शहर में हम बीजेपी के झंडे देख रहे हैं और लोगों में उत्साह की भी कोई कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। मिदनापुर में तकरीबन 15% पिछड़ जातियां हैं और 13% आदिवासी और जनजातियां हैं, जो धीरे धीरे अब बीजेपी का कैडर वोट बनती जा रही हैं। 2014 तक यहां बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था। मिदनापुर में पड़ने वाली 15 की 15 विधानसभा सीटों पर 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का कब्जा था, लेकिन 2019 आते आते तस्वीर बदल गई। मिदनापुर सीट बीजेपी के खाते में चली गई और यहां से दिलीप घोष सांसद बने। लोकसभा में जीत का फासला तकरीबन 90,000 वोटों का था, लिहाजा मिदनापुर अब बीजेपी के लिए सेफ सीट की तरह बन गई है। बीजेपी इसे लॉन्च पैड बनाकर पूरे बंगाल को साधने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी के लिए मिदनापुर क्यों जरूरी है? क्यों अमित शाह ने चुनावी मोड में आते ही मिशन बंगाल का पहला हॉल्ट मिदनापुर को चुना? इसके पीछे भी खास वजह है। मिदनापुर बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल मिदनापुर में अगर देखा जाए तो कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और पिछले बार विधानसभा चुनाव में इन 15 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हुआ था। और आपको बता दूं कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उसी मैदान में जनसभा की थी जहां पर अमित शाह जनसभा करने वाले हैं। और इसका फल क्या हुआ? इसका फल ये हुआ कि जो मिदनापुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से एक लोकसभा सीट मिदनापुर जो लोकसभा सीट है वो दिलीप घोष यानी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के खाते में गई, जबकि दूसरी सीट जो है घाटाल सीट वो टीएमसी के खाते में गई। तो इन दोनों सीटों को मिलाकर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, जिसे और ज्यादा भुनाने के लिए ही अमित शाह मिदनापुर का दौरा कर रहे हैं। मिदनापुर में बीजेपी ने पूरी ताकत क्यों झोंक दी है? इसके पीछे एक और कहानी है। दरअसल ये पूरी लड़ाई उत्तर और दक्षिण की लड़ाई है। पूरे बंगाल को 4 हिस्सों में बांटा जाता है: उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, राढ़ और गंगेय बंगाल। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40.64% वोट शेयर के साथ 18 लोकसभा सीटें मिली। आंकड़ों के मुताबिक 122 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। इनमें से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर बंगाल और राढ़ के इलाके की थी, लेकिन बीजेपी को पता है कि बंगाल पर पूर्ण फतह का रास्ता दक्षिण बंगाल से ही होकर गुजरता है।
इसलिए अब बीजेपी का फोकस दक्षिण बंगाल पर शिफ्ट हो गया है और उसमें मिदनापुर से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। तृणमूल ने यहाँ कोई काम वाम किया है? सड़क वड़क तो ठीक दिख रही है। तृणमूल ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए भाजपा जल्दी आ गया। और अमित शाह जी यहाँ आएंगे, यहाँ बालीजुड़ी गांव है, यहाँ खाना खाएंगे और महामाया मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद रैली होगा, उसके बाद सभा होगा मिदनापुर कॉलेज। आप लोग काफी उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित। वैसे भी अब तो बीजेपी को दक्षिण बंगाल में संजीवनी मिल सकती है शुभेंदु अधिकारी के तौर पर। अमित शाह आएंगे, जिस मंच से बोलेंगे उसी मंच पर ममता की पार्टी से बागी हुए शुभेंदु अधिकारी का जोरदार वेलकम होगा। उसी मंच पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे और शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने का मतलब साउथ बंगाल में जीत की गारंटी मान रही है बीजेपी। एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद।